करो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs माइक उल्टा है, कोई बात नहीं, आवाज़ तो अभी तक ये बात भी डाउटफुल है कि प्रैक्टिकल होंगे या अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो फिर पेपर 100 नंबर का होगा और उसमें 50 MCQs होंगे, फिर तो 50 नंबर हो गए। और अगर प्रैक्टिकल होंगे तो फिर MCQs कितने थे? 42 थे। तो दोनों केसेस में बड़े इंपॉर्टेंट है, या तो 42 मार्क्स है या 50 मार्क्स है। तो ये चैप्टर 4 थोड़ा बहुत उम्मीद है आपको याद होगा। वैसे तो हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसमें भी आपका फ़ायदा है कि पिछले चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। अगर एक बॉडी सीधी लाइन में हरकत कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, आसान है, वेरी गुड, लीनियर मोशन। सेकंड में कहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई जिस्म इसके ज़ेर असर होता है। किसके ज़ेर असर होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये भी आसान है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, थर्ड क्या है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या थी, जल्दी से वैसे समझ लें। आप एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकते थे, वो यूं जाके गिर जाता था। इसको हम कहते थे ये पॉइंट ऑफ लॉन्च है या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। इसको हम कहते थे पॉइंट ऑफ रिटर्न है या पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। ठीक है, हम कहते थे इसकी मोशन को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक एक्स में, एक एक्स मोशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, वाई मोशन को कहते हैं वर्टिकल मोशन। तो अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता था? याद है? 0 होता था। जब ये हम कहते थे कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और एक्सेलरेशन क्यों 0 होता था? क्योंकि हम एज्यूम करते थे कि एयर रेजिस्टेंस का कोई असर, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, उसको रोकने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं, तो इसको हम एज्यूम करते थे कि ये क्या है? 0। तो सी ऑप्शन रिमेन 0। अगले क्वेश्चन में वर्टिकल एक्सेलरेशन का पूछा गया है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता था? डिक्रीज होता था, इंक्रीज होता था, रिमेन्स द सेम, वही रहता था, या रिमेन 0। देखो 0 तो नहीं होता था। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या था? वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या था? 9.8 माइनस जी, माइनस 9. और हमेशा हम यही लेते थे ना, तो ये क्या हो गया? सेम। हम ये तो नहीं कहते थे कि यहाँ 4.9 है, यहाँ ना, नहीं, हम कहते थे इस पूरी मोशन में वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? 9. तो रिमेन्स द सेम। वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या रहता है? रिमेन्स द सेम। फाइव में आ जाए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूसेस। अगर बुक आपके पास है, मेरे ख्याल पेज नंबर 100 है, अगर मैं गलती पे नहीं हुई, इससे आगे फिगर 4.3 है। इसमें ग्राफ बने हुए बहुत सारे, अगर बुक है तो खोल लो, पेज नंबर 100 के आगे पीछे होगी फिगर 4.3। मुझे दिखाओ बुक, 100 के आगे होगी 104। देखो इसमें ग्राफ बने हुए ना, एक ग्राफ बना हुआ है 80 डिग्री पे, ऊपर लिखा हुआ है। इसके नीचे एक ग्राफ बुक में मिसिंग नहीं है, मैंने आपसे कहा था बना लो, ये 10 डिग्री का है। फिर एक ग्राफ है 30 डिग्री का और एक ग्राफ है 60 डिग्री का, है ना ये। अब देखो 10 डिग्री ये रहा, 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों पे रेंज सेम है, ये भी हमने समझा था। दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है। बेसिकली उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। एक को हम कहते थे मिनिमम, एक को हम कहते थे 30 + 60 भी 90 है, 10 + 80 भी, इसमें भी रेंज सेम होगी इन दोनों बहरहाल। लेकिन छोटे एंगल पे हाइट क्या होगी? छोटी। बड़े एंगल पे हाइट क्या होगी? यहाँ भी वही है। तो वो क्या कह रहा है? इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूसेस। जो स्मॉल एंगल है, यानी 10 और 80 में 10 स्मॉल है, 30 और 60 में
या 10 स्मॉल एंगल्स की अगर बात करें तो 10 से नीचे नीचे की बात, अगर मैं और छोटा कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा। स्मॉल एंगल क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लैट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इस रास्ते को कहते हैं। ये 10 डिग्री की ट्रेजेक्ट्री है, ये 80 डिग्री की ट्रेजेक्ट्री है, ये 30 डिग्री की ट्रेजेक्ट्री है ये। तो ट्रेजेक्ट्री फ्लैट होगी। फ्लैट से क्या मुराद है? सीधी। तो 10 वाले की सीधी है, 80 वाले की? 10 वाले की ना, तो स्मॉल एंगल फ्लैट प्रोड्यूस करेगा। ये ऑप्शन सही है ए। बी में कहता है हाई ट्रेजेक्ट्री, ये बात गलत है। सी में कहता है लो ट्रेजेक्ट्री, तो लो ट्रेजेक्ट्री वाली बात भी सही है। इसको लो भी कह सकते हैं और इसको फ्लैट भी कह सकते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? डी, कि ए भी सही है और सी भी सही है। सिक्स में देख लें, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 90 डिग्री। अब देखिए ना, कॉमन सेंस लगाए, 90 डिग्री का क्या मतलब होगा? अक्लमंद आदमी, गोला मारना था दुश्मन को, गोला मार दिया खुद ही को। जब वो 90 डिग्री पे फेंकेगा तो जहां से फेंकेगा वहीं पे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? अगर फॉर्मूले से देखना चाहो तो देख लो, रेंज क्या होगी? वैसे कॉमन सेंस कहती है रेंज 0 होगी। रेंज का फॉर्मूला ये था, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा को 90 करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 क्या हो जाएगा? 180। साइन 180 क्या होगा? 0। 0 इस पूरे को क्या कर देगा? 0। तो 90 डिग्री पे रेंज क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसको नोट्स पे टिक ना करो, या तो कॉपी में लिख लो या ये पीछे से आंसर दिए हुए, आखिरी पेज पे आंसर दिए हुए। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आंसर क्यों है। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये लाजमी लिखो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे और आपने इसको टिक किया होगा तो आप तो डायरेक्ट आंसर देख लोगे, फिर आप दिमाग पे जोर नहीं डालोगे। अभी ये 6 उतार लिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके लिए आप पेज नंबर 100 खोल लें बुक का, पेज नंबर 100। देखिए पेज नंबर 100 पे उसने आपको क्या बताया हुआ है? उस पर ये बताया हुआ है कि ये एक कोई बिल्डिंग है, उसकी छत है, उससे एक बॉल तो आपने फेंक दी बिल्कुल यूं सीधी। ये मैंने पेन पकड़ा हुआ, आपने छोड़ दिया तो पेन कैसे जाएगा? सीधा नीचे जाएगा। तो ये उन्होंने समझिए 1 सेकंड बाद इसकी पिक्चर ली, 2 सेकंड बाद इसकी पिक्चर्स ली उन्होंने। ये ज़मीन है, ज़मीन पे ये जाके टकरा गई। एक बॉल को उन्होंने सामने फेंका, क्या किया? तो जब सामने फेंकेंगे तो वो आगे भी जाएगी, और जिस तरह ये, तो ये आगे भी गई और नीचे भी गई, लेकिन 1 सेकंड बाद ये जहाँ थी 1 सेकंड बाद ये भी वहीं पे, 2 सेकंड बाद ये जहाँ पर है 2 सेकंड बाद ये भी वाई एक्सिस में, दोनों का है सेम। समझ रहे हैं? तो जितना टाइम ये ज़मीन पे आने में लेगा उतना टाइम ये भी ज़मीन पे आने लेगा, क्योंकि जब नीचे आ रही हैं, नीचे दोनों पे फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटी। ये आगे क्यों जा रही है? क्योंकि इसको हमने आगे फेंका था। तो दोनों नीचे एक ही वक्त में जाएंगी या एक ही साथ क्या करेंगी? गिरेंगी। तो क्वेश्चन है क्या? बॉल ए इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड एट द सेम टाइम बॉल बी इज थ्रोन हॉरिजेंटली। अब ऑप्शन क्या है? बॉल ए स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट, ए पहले गिरेगी, बी स्ट्राइक फर्स्ट, बी पहले गिरेगी, या बोथ बॉल स्ट्राइक साइमल्टेनियसली, दोनों क्या होंगी? साइमल्टेनियसली। ठीक है भाई। 8वां क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, उसको ऊपर रख दो। ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या कहा था? सर्कुलर मोशन में बॉडी समझे यूं घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी यहाँ है, बॉडी यहाँ होगी, फिर बॉडी यहाँ होगी, फिर बॉडी यहाँ होगी, फिर बॉडी। इसकी जो वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट तो कोशिश कर रहा है कि ये स्ट्रेट जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको खींच रही है सर्कल के सेंटर की जानिब। इस तरह यहाँ पे इसकी कोशिश है कि इधर जाए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको खींच रही है सर्कल के सेंटर, तो ये मुड़ जाती है
सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करे, बहरहाल ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो एक और एक्सेलरेशन भी होता था, उसको हम कहते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही कहलाता है स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब भी आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भी चेंज हो जाए तो फिर उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा यानी कि स्पीड चेंज, तो इसको हम फिर कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वही उसने कहा हुआ है, वही उसने, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। इफ देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी ये v यहाँ भी 10 है मैग्नीट्यूड, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सी ऑप्शन है। नवे में क्या कहता है, द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अगेन एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेरी गुड, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। नवा क्वेश्चन है ये ना। देखो आपको जो ऑप्शन दिए हुए आंसर में जो ऑप्शन दिए हुए उसमें v नीचे है, उसमें v क्या है, नीचे, मतलब v को उधर ले गए और टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, उसमें वेलोसिटी भी है। तो t को अगर मैं टाइम पीरियड कर दूं, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड को इधर ले जाऊंगा तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी, सही है। अब मसला है कि s की जगह क्या आएगा, टाइम पीरियड से क्या मुराद होती है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और ऑब्जेक्ट यहीं पे वापस आ गया, ये इसका एक चक्कर हुआ। एक चक्कर के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, टाइम। तो एक चक्कर का टाइम तो टाइम पीरियड हो गया, एक चक्कर में वो फासला कितना तय करेगा, s, वो क्या होगा, सर्कल का सर्कुमफेरेंस। सर्कल का क्या होगा, सर्कुम, तो s होगा सर्कुमफेरेंस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सर्कुमफेरेंस के लिए मैथ में फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो t को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v, सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा, ये b दिया हुआ है, 2 पाई r अपॉन v। ठीक है भाई। दसवां देखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन इज इक्वल टू, देखो एक चक्कर में एक रेवोल्यूशन बराबर होगा एक रेवोल्यूशन के, सही है। एक रेडियन किसके बराबर होगा, रेवोल्यूशन की फॉर्म में, अच्छा सॉरी, एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होंगे, 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होते थे, ये जो एंगल बनता है ना थीटा, इसकी 3 यूनिट होते थे ना, एक तो रेवोल्यूशन, वही बात है, रेवोल्यूशन का मतलब है जहाँ से चलना शुरू किया वहीं वापस आ गया। एक रेवोल्यूशन में डिग्रीज कितने थे, 360। एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने थे, 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन में रेडियन तो 2 पाई है, वो कहते हैं एक रेडियन क्या होगा, तो एक यहाँ रहने दो, 2 पाई यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड 1/2 पाई रेवोल्यूशन। एक रेडियन क्या है, 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा है, जा रहा है। 11वें में कहता है ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है, ये क्या होती है, क्लॉकवाइज।
थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन हम निकालते थे राइट हैंड रूल से याद है? जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उस डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ। अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा थीटा को, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो वो क्या पूछ रहा है? इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। अगर क्लॉकवाइज होगी तो फिर क्या होगी? इनटू द प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। ट्वेल्व में कहते हैं सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से पूछ रहा है, तो देखिए अगेन एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरह v है s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? वेलोसिटी है। तो अगेन अगर मैं t को टाइम पीरियड बनाऊंगा तो एक चक्कर हो जाएगा। एक चक्कर में थीटा कितना होगा? 2 पाई रेडियन, रेडियन में। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड से क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। क्या है? उलट है ना। ठीक है, इनवर्स पे डायरेक्ट है, क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली है, इनवर्सली है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इक्वल है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? अब यकीनन आप मेरी तरह भूल गए होंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले थे। v स्क्वायर अपॉन r, v की जगह r ओमेगा पुट कर दो तो r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t पुट कर दो तो 4 पाई स्क्वायर r अपॉन, अभी ये वाला पूछ रहा है टाइम पीरियड की फॉर्म में, 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। देख लो ये कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये उतार लो, फिर मैं ये सारा मिटाने लगा हूँ, ये भी मिटाने लगा हूँ ताकि आप 14 में क्या कह रहा है? इन सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइजेज। अभी मैंने आपको समझा दिया। टेंजेंशियल कंपोनेंट कब होगा? व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, या डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज। बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंज। कौन सा सही है? स्पीड सही है। डायरेक्शन चेंज होने से तो सेंट्रीपिटल होगा, तो ए ऑप्शन ही सही है। स्पीड में क्या कहता है? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है? याद है क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो सेंट्रीपिटल तो सेंटर के की जानिब होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल। एंगल क्या हो गया? 90। ठीक है, तो 90 का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिक्सटीन में क्या कहता है? टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड। 90 डिग्री पे तो वहीं आ गया था ना यार, क्या हो गया है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, 90 डिग्री पे तो उधर ही गिरेगा। आप लोग आंखें बंद कर लें, सोचें क्या आप दुनिया के सबसे मशहूर जंप मारने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, जब दुनिया में मशहूर हैं तो यकीनन पाकिस्तान में ही मशहूर होंगे। पाकिस्तान में कोई मुकाबला हो रहा है, आमने एक जंप क्या करते हैं? नॉर्मली दौड़ते हुए आते हैं और छलांग लगाते हैं। आपने एक दफ़ा छलांग लगाई, लेकिन आपको पता था यार मज़ा नहीं आया इस छलांग में। अब आप दूसरी दफ़ा आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहली छलांग से ज़्यादा अच्छी छलांग मारें। यही वो कह रहा है ना, टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड। वो इम्प्रूव करना चाह रहा है पिछले जंप से।
लॉन्ग जंपर शुड, लॉन्ग जंपर को क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ए जंप एज हाई एज पॉसिबल, जितना ऊंचा उछल सकते उछल लो। ऊंचा उछलने से क्या आपकी रेंज बढ़ेगी, हैं? ऊंचा उछल के तो वहीं वापस आ जाओगे, आगे थोड़ी जाओगे। बी जंप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे छलांग मार लो। सी में कहता है 60 डिग्री पे छलांग मार लो। डी पे कहता है नन ऑफ द अबव। अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, 30 और 60 दोनों पे रेंज सेम थी, तो अगर बी सही है तो सी भी सही है, और एक वक्त में दो आंसर सही। ये रेंज मैक्सिमम कब होती थी, मैक्सिमम रेंज उसको चाहिए ना, फिर इसको मैक्सिमम करने के लिए एंगल को क्या होना चाहिए, 45 ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और वो 1 किस पे होता है, 90 पे। साइन 0 0, साइन 30, भाई वी नॉट चेंज नहीं कर रहे आप, जी भी आप चेंज, एंगल चेंज करने से आपने अपना रिकॉर्ड चेंज करना है। तो जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम होगा उसी पे आपकी रेंज भी क्या हो जाएगी। अब किस एंगल पे साइन मैक्सिमम होता है, 90 पे, लेकिन हमारे साथ मसला है कि हमारे साथ 2 भी लगा हुआ है, तो जब मैं थीटा 45 करूंगा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, वही मेरी क्या हो जाएगी मैक्सिमम रेंज। तो नन ऑफ द अबव, इसमें 45 दिया हुआ नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। अच्छा जी आगे चलें। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब था, अभी लिखा था मैंने थीटा अपॉन टी, तो थीटा तो रेडियन में, रेडियन तो कोई यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन क्या होगी, जी जी टी माइनस 1, 1 अपॉन टी, ये टी में, लेकिन टी माइनस 1 हमें नहीं दिया हुआ ना, एम भी दिया हुआ इसमें, तो एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। एड में कहता है मैक्सिमम रेंज क्या होगी, अभी मैंने समझा दिया था, ये फैक्टर 1 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज क्या है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। वेलोसिटी कंपोनेंट विद अ प्रोजेक्टाइल कवर्स वर्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है अगेन, प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिनिमम कब होता है, 2 डेरिवेशंस में यूज किया था हमने, 2 डेरिवेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सही। जैसे जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुकता है, फिर क्या होता है, इस केस में क्या होगा, वो आगे तो मुसलसल जाएगा, रुकेगा नहीं, उसकी एक्स वेलोसिटी तो मुसलसल उसको आगे लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जब ही तो नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर आएगा, इसके बाद टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट हमेशा मौजूद, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट। ट्वेंटी में कहता है रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियन याद है, याद है, माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए बड़ी डिटेल में समझाया था मैंने, नहीं, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एस, इसको आर्क लेंथ भी कहते हैं, सिर्फ आर्क भी कहते हैं। थीटा क्या होता है, एस अपॉन आर। अगर ये एस भी आर के बराबर हो जाए तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसी को हम कहते थे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कौन सा एंगल है, जब आर्क रेडियस के बराबर हो जाए, और अगर ये आर्क रेडियस का डबल हो जाए तो फिर हम एस की जगह क्या लिख देंगे, 2r, फिर यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, बजाय 2, वो क्या होगा, 2 रेडियन, सही है। तो एस जब आर के बराबर होगा वो 1 रेडियन होगा, एस जब 2r के बराबर होगा वो 2 रेडियन होगा। अभी उसने क्या कहा है, रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। तो पहले वाला ही सही है।
21 में क्या कह रहा है, हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम रेंज। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये चीज़ क्या है, मैक्सिमम रेंज, ये लिखा हुआ है ना। मैक्सिमम रेंज को हम क्या कहते थे, आर मैक्स। तो ये आर मैक्स है मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। तो आर और आर मैक्स का रिलेशन क्या है, आर बराबर है आर मैक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स, ये वाला करते हैं फिर मैं मिटाता हूँ, हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। सेंट्रीपिटल बेसिकली फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है ना। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर सर्कल पे, तो ऑब्जेक्ट ने अगर यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया, अगेन ये उसका एस है, तो एस और एफ में एंगल कितना हो गया 90। आप लोगों ने तो चैप्टर 7 पढ़ लिया, वर्क क्या था, एफ एस कॉस थीटा, ये हमने वहां भी देखा था, वैसे ये सही कह रहा है। एफ सी कॉस क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 क्या होगा 0, तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0, ठीक है, एंगल की वजह से। चैप्टर 7 में भी देखा था ये, उतार लो।